अभी है, देखना। ठीक है, ऑडियो वीडियो बता देना। अभी अभी आ गया होगा, अभी आ गया होगा। अभी ऑडियो आ गया होगा। कानपुर की धरती से प्रणाम है भाई सभी को। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस। आज इम्प्रूवमेंट करेंगे, आज बिगनर्स वाला क्लोज टेस्ट करेंगे, आज बिगनर्स वाला PQRS करेंगे। कल का क्लास भी शेड्यूल कर दूंगी। कल के क्लास में फिलअप्स करेंगे, कल के क्लास में वोकैब करेंगे, कल के क्लास में देखती हूँ फ्रेजल वर्ब या फिक्स प्रेपोजिशंस करेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश से प्रणाम, कानपुर से प्रणाम सभी को। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। अरे ईडीएम की भी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। ईडीएम की भी प्रैक्टिस कौन सी बड़ी बात है, बट उससे टाइम वेस्ट से बेटर है ना कि आप ईडीएम रटना शुरू कर दो। चलो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, ये पहले तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवा दूं आपको। 20 25 30 कुछ किया होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट पिछले क्लास। कल से ना आपको सारा पीडीएफ्स वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाने के बाद पिछले बैच वाले स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे ना कि मैम पिछले बैच में कितना हैबिचुअल पीडीएफ वगैरह देते रहती थी, इस बैच में नहीं दे रही है। अभी विकास फ्री हो जाएगा, कल से सारा पीडीएफ्स वगैरह डालना शुरू कर देगा पढ़ाने के बाद। ओके, ये हो गया यू ऑल, और वो सब हो गया। 30 तक हो गया था ना, 25 भी हो गया था, 27 भी हो गया था, 28 भी हो गया था, 30 हो गया था, ये भी हो गया था, 35 तक हो गया था, 35 तक हो गया था ना। हाँ, 36 से करते हैं। ओके, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो बताओ, सब ठीक है ना? एक बार क्लास को एक बार फिर से कनेक्ट करिए। ठीक है, क्विट करके फिर से कनेक्ट करिए, क्योंकि सबके साथ प्रॉब्लम नहीं है ना, सबके साथ प्रॉब्लम नहीं। देखो कभी कभी रिमोट नहीं चलता है, मतलब काम नहीं करता। ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके फिर उसको ऐसे ऑन करते हैं। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, एक बार मोबाइल को ऑफ करके फिर ऑन करते हैं। वैसे क्लास को क्विट करके फिर से ज्वाइन करो। रुको, अपनी साइड से भी मैं रिफ्रेश करती हूँ, क्योंकि मेरे साइड से इशू नहीं है। अगर इशू होता तो सब बच्चों के लिए होता। चलो पहला आ जाओ। द मैनेजर वॉज हाईली अपसेट। मैनेजर बहुत अपसेट थे, बिकॉज इनऑर्डिनेट मतलब बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। इनऑर्डिनेट का मतलब है ऑर्डिनरी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ही लेट हो रहा था। डिलेइंग तो सबसे पहले बिकॉज ऑफ क्या है? बिकॉज ऑफ ये है ना, प्रेपोजिशन है। बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए? प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन चाहिए। और डिले है ना, डिले वर्ब भी होता है और डिले नाउन भी होता है। ठीक है, डिले वर्ब भी ना होता है, नाउन भी होता है। तो यहाँ पे देखो, बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेट, ये डिले नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, बट इनऑर्डिनेटली तो एडवर्ब है, ये तो हट गया। हमें तो एडवर्ब चाहिए था, ये हट गया। और बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेट, डिलेइंग नहीं होगा, डिले। तो आंसर कौन सा है? फर्स्ट वन, ये भी नहीं होगा। ओके, अरे वीडियो ही नहीं आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, क्या इशू है? सबका तो ब्लैक स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन को क्लिक करो, स्क्रीन को क्लिक करो, कुछ एरो वगैरह दिख रहा है? देखो मैं भी ऐसे करूंगी ना, मैं रिफ्रेश करने चलूंगी, देखो ब्लैक स्क्रीन आएगा। ठीक है, एरो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है ना, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, तो ऐसा कुछ एरो वगैरह भी दिख रहा है, एरो वगैरह भी दिख रहा है, तो एरो पे क्लिक करो। ओके, आगे पीछे करो, आ जाएगा। अब ऑल ओके है, सब चीज ठीक ठाक है।
एक बार क्लास को क्विट करके फिर से कनेक्ट हो जाओ। एज यू फाइंड मी एब्सेंट, अगर अगर मैं तुम्हें एब्सेंट दिखूं ना तो प्लीज पार्सल को मेरे कलीग के पास छोड़ देना। हम्म ये वाला क्वेश्चन एकदम रॉन्ग करने का हक ही नहीं है। ये क्वेश्चन रॉन्ग करने का हक किसी को नहीं है, खास करके जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं मुझसे, और जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं, और हाँ, और खास करके जो बच्चे मॉडल वर्ब्स पढ़े हैं। मॉडल वर्ब्स, आपको याद होगा मैंने जब मॉडल वर्ब्स पढ़ाती हूँ तो शुड पढ़ाती हूँ, बताया है ना कि शुड प्रेपोजिशन, सॉरी, शुड मॉडल वर्ब भी होता है और कभी कभी शुड कंजंक्शन के सेंस में भी यूज कर लेते हैं। शुड एज ए कंजंक्शन कंडीशन बताता है, याद करो। शुड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि शुड कंडीशन भी बताता है। जैसे जैसे मैंने लिखा इफ इफ यू, जैसे इफ यू फाइंड मी एब्सेंट, अगर मैं आपको एब्सेंट मिलूं तो आप पार्सल को किसी और को दे देना, ठीक है। तो यहाँ इफ के जगह हम शुड भी लगा सकते हैं। शुड यू फाइंड मी एब्सेंट, पता नहीं याद है कि नहीं, शुड यू फाइंड मी एब्सेंट। तो मैंने आपको बताया है कि कंडीशन बताने के लिए हम इफ का भी यूज करते हैं, कंडीशन बताने के लिए अनलेस का भी यूज करते हैं, और कंडीशन बताने के लिए हम शुड का भी यूज करते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि इफ लगा के कर रहे हो तो इन्वर्जन नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, ठीक है। बट अगर शुड लगा के कर रहे हो ना तो इन्वर्जन होगा, पहले वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये बताया है ना, कैसे भूल गए, कैसे भूल गए शुड में मैंने। और एज, एज क्या बताता है, एज देखो, अनलेस क्या बताता है, पहले अब ध्यान से देखो भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे रॉन्ग कर दे रहे हो आप। प्रैक्टिस बैच में आए हो, एक्सपर्ट हो आप लोग। कोई बच्चा शुड आंसर टिक करेगा ही नहीं, कोई बच्चा गलती से भी शुड आंसर टिक नहीं करेगा, बट शुड ही आंसर हो। अरे इसमें तो दोनों जगह एज आ गया, तो गलत है। ये देखो, एज क्या बताता है, कारण बताता है, रीजन बताता है, तो एज वाला आंसर तो होगा नहीं, कारण नहीं बता रहा है। ये बोल रहे हैं अगर मैं एब्सेंट मिलूं ना तो आप मेरा पार्सल किसी और को दे देना, ठीक है। इफ भी होता तो आंसर हो सकता था, लेकिन हमारे ऑप्शन में इफ नहीं है। इफ होता तो हो सकता था, अगर मैं एब्सेंट दिखूं तो कर देना। और अनलेस क्यों नहीं होगा बताओ, आप बोलोगे कि मैम अनलेस भी तो कंडीशन बताता है, अनलेस भी तो आज ही सुबह पढ़ाया है मैंने कंजंक्शन चैप्टर में, बताओ। अनलेस क्यों नहीं होगा, आज सुबह बताया था ना कि अनलेस वाला एक पार्ट नेगेटिव का सेंस जाता है, ठीक है। अनलेस यू फाइंड मी एब्सेंट, जब तक मैं आपको एब्सेंट मिलूं तो मेरा पार्सल किसी को दे देना, नहीं मेरा पार्सल किसी को मत देना। अनलेस वाले सेंटेंस में ना एक पार्ट नेगेटिव रहता है, एक पार्ट में नॉट रहेगा। अगर मैं यहाँ पे अनलेस लगाती ना तो एक पार्ट में नेगेटिव जाता है, बट नेगेटिव नहीं है तो शुड लगाओ, शुड भी इफ का सेंस देता है, ठीक है। हाँ, इफ का ये मैंने आपको मॉडल वर्ब में पढ़ाया है। शुड यू फाइंड मी एब्सेंट, शुड कोई नहीं लगाएगा बट शुड लगाना है। शुड एज अ कंजंक्शन यूज किया जा सकता है इफ के सेंस, ओके। इन्वर्जन भी होगा, ओके, मतलब ये पूरा होना चाहिए। शुड यू फाइंड मी, तो इन्वर्जन तो हो ही रहा है, शुड है ना यहाँ पे, इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। गलती नहीं करना है ऐसा सेंटेंस। हो सकता है कि आप भूल गए होगे, बट हम प्रैक्टिस बैच में इसीलिए आते हैं ना, फिर से चीजों को याद करने के। When the prodigal son returned home, प्रोडिगल किसको बोलते हैं, प्रोडिगल किसको बोलते हैं, 36 तो करवा दिया, 37, 38, प्रोडिगल किसको बोलते हैं इतना ब्रेव एक होता है प्रोडिजी, प्रोडिजी तो वो टैलेंटेड है, चाइल्ड प्रोडिजी, जो बच्चा बहुत कम एज में ही टैलेंटेड है, प्रोडिजी। एक होता है प्रोडिगल, का मतलब होता है खर्चीला। प्रोडिगल सन रिटर्न्ड होम, फादर ने उसको प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट तो थोड़ा अलग ही सेंस है ना, खर्चीला बच्चा, प्रोडिगल थोड़ा खर्चीला के सेंस में है।
खर्चीला के सेंस में, एक्स्ट्रावेगेंट। पता नहीं फादर ने उसको वेलकम क्यों किया। और एक होता है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है ह्यूज, विशाल। विशाल विशाल। अभी सेंटेंस का सेंस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। जब वो प्रोडिगल बच्चा घर आया ना, तो फादर ने उसको ओपन डैश से वेलकम किया। तो आप हम किसी को हम वेलकम करते हैं ना, ये एक फ्रेज है। यू वेलकम, किसी को बहुत गर्म जोशी से वार्म वेलकम करते हो, तो यू वेलकम विथ ओपन माइंड नहीं होता है, हार्ट भी नहीं होता है। यू वेलकम विथ ओपन आर्म्स। आर्म्स मतलब आपके हाथ वाले आर्म्स, एकदम ओपन आर्म्स, और वार्म वेलकम दिया। नेक्स्ट, द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। जो आर्टिकल है ना 200 वर्ड से ज्यादा नहीं, 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक्सीड के साथ मोर मत लगाना, ठीक है? एक्सीड के साथ मोर मत लगाना। एक्सीड का मतलब ही होता है जरूरत से ज्यादा, बट उसके साथ मोर नहीं लगाना, ठीक है? और एक्सीड के साथ कोई प्रेपोजिशन ही नहीं लगा। एक्सीड का मतलब भी होता है जरूर, बियॉन्ड का मतलब भी है दायरे से बाहर। और द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड, दैन तो लगेगा नहीं, सिंपली एक्सीड, दैन भी नहीं लगाओ। एक्सीड और मोर। The gentry of the town was invited. सौरभ, सौरभ एक मिनट आना। ये एक दो बच्चा का कंप्लेन आ रहा है, उनका स्क्रीन ब्लैक ब्लैक है, क्यों ऐसा? मैं बोल रही हूँ फिर से। हाँ, मेरे पास भी आया, कांटेक्ट किया है। एक ही बच्चा का है, तो उसका क्या इशू है? पता नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ। वैसे वो ना एक गलती किए थे ना कि उनका 91 नंबर में लगा हो, तो उनका नंबर ही गलत है। तो शायद नंबर के कारण हो, तो पहले नंबर उनका अपडेट करवा लो। तो उसी वजह से क्लास नहीं चल रहा है। और आईफोन वाले के साथ में इशू आ रही है, तो उसके लिए मैं भेज दिया हूँ सपोर्ट टीम को। अच्छा, आईफोन का इशू है। आईफोन वाले को और ब्लैक लैपटॉप, स्क्रीन आ रहा है, लैपटॉप बाकी सब में बढ़िया चल रहा सब में सही चल रहा है, तो बस आईफोन और उसका। है आईफोन में। और एक बच्चा है जिसका वीवो का फोन है, पर उसका स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। उसका मैंने नंबर मिला है, वो नंबर ही गलत डाला है, तो मैं चेक कर रहा हूँ उसको अपडेट करके। ठीक है, और टीम से देख लेना उन लोग को। मतलब आईफोन ठीक, सब आईफोन से क्लास करते हैं, सब अभी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, लेकिन हाथ में आईफोन लेके रखे हुए हैं। आईफोन है, मेरे पास आईफोन है, सैमसंग का फोन है, सैमसंग का फोन लेके बैठी हुई हूँ। आईफोन से क्लास चला रहे हैं सब। ओके, तो बोल रहा हूँ विकास, जब वो जैसे सौरभ बोल रहा है मैम सब तो ठीक ठाक चल रहा है, एक बच्चा जिसने भेजा है उसका नंबर कुछ मैच नहीं कर रहा है, उसी के साइड से इशू है। वैसे आईफोन वाला को जो एपेक्स की टीम है ना, उसको कर दिया गया फॉरवर्ड, वो देख लेंगे, ठीक है? जेंट्री, 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 हाँ सब आईफोन लेके बैठे हुए हैं। तो जेंट्री, जेंट्री को, ये जो जेंट्री होता है ना, आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा है, जेंट्री जेंटलमैन लोगों का समूह। ये जो क्लर्जी है, ठीक है, ये सब जेंट्री, क्लर्जी, ये सब ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर्स, ये सारे प्लूरल होते हैं। बट यहाँ पे देखो सिंगुलर है, तो ये नहीं होगा। ओके, ये होगा प्लूरल, होगा प्लूरल। जेंट्री किसे बोलते हैं? जैसे मैं बोलूँ कि जेंट्री अच्छी है यहाँ की, मतलब अगल बगल के लोग यहाँ पे बहुत सभ्य है, वेरी सिविलाइज्ड है। पीडीएफ के बारे में जो नाम लेगा ना उसको ब्लॉक कर दूंगी। आप लोग ना मेरी बात को सुनते नहीं हो। मैंने बोला ना कि जो पीडीएफ डालते हैं वो आज तक के लिए, मतलब आज थोड़ा बिजी है, कल से आपको पीडीएफ सब मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? कल से नॉर्मल आपको हर क्लास का यूट्यूब का पीडीएफ वगैरह मिलना शुरू हो जाए। सुनते ही नहीं हो आप लोग। ही वॉज टू ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड। तो पीडीएफ ना मिले ना तो सुसाइड कर लोगे सब। अब कुछ बच्चा बोलेगा मैम टू के साथ, आपने तो बोला है ये वाले टू के साथ, ये वाला टू का कॉम्बिनेशन आता है और आया भी है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस देता है, ये नेगेटिव सेंस देता है ना। ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू मूव,
बहुत कमजोर है मूव करने के लिए, इतना कमजोर है कि चल फिर भी नहीं पा रहा है, तो ये तो नेगेटिव सेंस है इतना, लेकिन ये तो नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है, मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूँ जितना मुझे होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे टू आया बट ये टू नहीं आया, वेरी ग्लैड टू। सो नहीं लगाएंगे सो के साथ टू नहीं आता है, सो के साथ हमेशा दैट आता है। आई एम सो ग्लैड टू सी यू, नहीं, सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन आता है, बट ये वाले टू के साथ ये टू आता है, या तो टू आया बट नहीं लगा सकते क्योंकि ये टू नेगेटिव देता है, वेरी के साथ टू लगाता ओके, वेरी के साथ वेरी ग्लैड टू मीट यू, सो के साथ दैट आता है। ओइंग टू हिज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ओइंग टू का मतलब क्या है, ड्यू टू, ओइंग टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम्स हो रहा था, डॉक्टर ने उसको बोला कि स्मोकिंग वगैरह छोड़ दो। नॉट टू रिफ्रेन, नॉट नहीं लगेगा ना, डॉक्टर ये थोड़ी बोलेगा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो रिफ्रेन का मतलब होता है अवॉइड करना, तो स्मोकिंग को अवॉइड मत करो, अरे स्मोकिंग को अवॉइड करो। और आपको पता ही है कि रिफ्रेन वर्ड, आपको पता है रिफ्रेन वर्ड हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेता है, टू स्मोकिंग तो होगा नहीं, क्या होगा, क्या होगा आंसर, तो आप बोलोगे मैम टू, और यहाँ पे टू गायब कर दिया, डॉक्टर ने हिम को क्या बोला, क्या क्या बोला, ये जो रिफ्रेन है ना कहाँ गया, ये रिफ्रेन वर्ब है, ठीक है, और ये टू लगाने की जरूरत इसलिए क्योंकि ये टू रिफ्रेन है इन्फिनिटिव, क्या का जवाब आ रहा है, क्या का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन चाहिए, और हम इन्फिनिटिव बना के नाउन बना सकते हैं, नो इम्प्रूवमेंट। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है क्या, स्मोकिंग से दूर रहो, क्या का जवाब आ रहा है ना, सिर्फ रिफ्रेन नहीं लगाओगे, टू रिफ्रेन लगाओगे, टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, छोटी छोटी चीजों को देखना है। द फायर सर्विस पर्सनल, पर्सनल मतलब अधिकारी, पुट ऑफ द फायर विथ मच डिफिकल्टी, पुट ऑफ नहीं होगा, पुट ऑफ का पुट ऑन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट ऑन, पुट ऑन करना, एक पुट ऑन गेन करना, पुट ऑन वेट, ओके, और एक पुट ऑन मतलब पहनना, और एक पुट ऑन का मतलब है प्रिटेंड करना, और पुट अवे का मतलब है किस कोई भी चीज को दूर रखना, और पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन, तो फायर को पोस्टपोन थोड़ी करोगे, फायर को बुझाओगे, पुट आउट करोगे, ठीक है, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, वैसे पुट आउट का एक और मतलब होता है सैड, डिसअपॉइंटेड होना, आज वो बहुत बुझी बुझी दिख रही है। A few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely. वो क्या आपका लाइव बैच ना अभी नहीं आएगा, समुद्र मंथन का मांग रहे हो ना, अभी नहीं आएगा। अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब आभार, आभार प्रकट करना, थोड़े से आभार वाले शब्द काफी होते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और फ्यू के साथ प्लूरल आएगा ना, अ फ्यू, द फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, कोई खास नहीं बोल रहा, ग्रैटिट्यूड के कुछ शब्द, कोई खास शब्द की नहीं बात बोल रहा, अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू, द नहीं लगाओ, और फ्यू के बाद याद रखना अ फ्यू भी आ गया तो उसके बाद प्लूरल आएगा, अ फ्यू वर्ड्स, अकेला भी फ्यू होता तो उसके बाद वर्ड्स आता है, और क्या है, द फ्यू भी है तो फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल वर्ड आता है, तो यहाँ फ्यू के बाद प्लूरल नहीं आया है ना, यहाँ भी फ्यू के बाद प्लूरल नहीं आया है, यहाँ भी प्लूरल नहीं आया है, यहाँ पे आया है, इजी है। अब अ देख के मत कंफ्यूज हो जाना कि मैम यहाँ तो अ लगाया, तो अ रहता तो हम वर्ड लगाते, बट अब जो हमारा वर्ड लग रहा है वो अ के बाद नहीं लग रहा, अब जो हम लगाएंगे वो फ्यू के बाद, फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल, अ फ्यू भी अ फ्यू, अ फ्यू का मतलब है कुछ, प्लूरल। यू शुड बेटर गॉन नाउ और यूल बी लेट, अच्छा है कि चले जाओ, वरना लेट हो जाओ।
स्पीड स्पीड में आंसर दीजिए। प्रैक्टिस बैच है, जितना हो सके ना इस 3 मंथ्स में हमने अपने आप को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते साथ शुड बेटर, ध्यान रखना, यू शुड बेटर, और शुड तो मॉडल वर्ब है। वैसे हैड बेटर लगाती तो ज्यादा अच्छा होता ना, गलती कर दिया मैंने, हैड बेटर लगाना चाहिए था। अगर हैड बेटर लगाती और ऑप्शन में गॉन डालती, अब बच्चा हमारा सोचता कि अरे हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, गॉन लगा देता है, बट हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है जो अपने साथ V1 लेता है, गो। वैसे शुड के साथ भी गलती हो गई मुझसे, ये ऑप्शन को मेरे को बदलना चाहिए था। यू शुड बेटर गो नाउ, आपको अभी चले जाना चाहिए, अदरवाइज विल बी लेट। वी वेंट देयर विथ अ व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर। ही हैड बेटर नॉलेज, वो तो अलग हो गया, वहां तो नाउन आ गया। विथ अ व्यू टू, हर बच्चे को पता है कि विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, नाउन को, वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दो। सर्वेइंग होगा ना, ओके, सर्वेइंग होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एंटायर, एंटायर वोवल साउंड है तो एन होना चाहिए था, एन एंटायर नहीं हुआ तो द लगा देंगे। जिसको किसी में दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, आप पूछ सकते हो। विद अ व्यू टू, विद द पर्पस ऑफ। द टीचर आस्क्ड देम टू स्टॉप राइट एज सून एज द प्यून, क्या है, लॉन्ग द बेल नहीं, प्यून रैंग द बेल। टीचर ने उसको बोला क्या, क्या बोला, क्या का जवाब आ रहा, बच्चों को बोला कि स्टॉप व्हाट, क्या करने के लिए, स्टॉप लिखना, तो स्टॉप राइटिंग होगा, ओके। और टू हैव स्टॉप्ड का मतलब है ऑलरेडी उन्होंने लिखना बंद कर दिया था, बंद नहीं किया था, टीचर ने बोला बंद करो। सोनू वुड नॉट गॉट इज दिस ऑफर इफ ही हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। अरे इतना ज्यादा कंफ्यूजन है ना, इतना छोटा छोटा एरर्स के लिए। ये देखो देखो, सबसे पहले वुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है ना, वुड के साथ हैव आना चाहिए, तो क्वेश्चन गलत, ठीक है। और थोड़ा सेंटेंस देखो ना, सेंटेंस देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये सेंटेंस क्या है, इफ ही हैड अटेंडेड, ठीक है, ये तो गोल्डन रूल में किया है ना, ये परफेक्ट है, पास परफेक्ट। अगर ये परफेक्ट है तो इसको भी तो परफेक्ट चाहिए, और वुड हैव परफेक्ट थोड़ी होता है, वुड हैव परफेक्ट नहीं होगा, ये तो सिंपल में चला जाएगा। परफेक्ट तब होगा ना जब इस हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। यहाँ का हैव परफेक्ट तब, परफेक्ट कब होता है, जब वाक्य में हैज, हैव, हैड ऑक्सिलरी का काम करता है, ठीक है, उसके बाद एक मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तब जाके परफेक्ट बनता है। बट यहाँ तो आया ही नहीं है थर्ड फॉर्म, तो ये होगा हैव के बाद थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी हो सकता, ये भी हो सकता था, ये भी आंसर हो सकता था अगर ऐसा रहता, ही वुड हैव गॉट, हैव लगा होता था, ठीक है, हाँ, हैव हैड लगा के परफेक्ट बनाते हैं, तो इतना छोटा छोटा एरर कहाँ से कर दे रहे हो। आई हैव माई ओन हाउस, डोंट आई, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है ना कि यहाँ पे कुछ करोगे, कुछ ड्रामा तो करोगे इस सेंटेंस में। मेरे को यहाँ पे ड्रामेबाज वाले बच्चे लग रहे हैं, देखेंगे अरे आई हैव माई ओन हाउस, ये हैव
ये हैव है यहाँ पे, तो हैव का ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा ना, और फटाक से हैवंट आई करके आ जाएंगे, इस ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, यही तो गलती कर दो, बड़ा आंसर नो इम्प्रूवमेंट है। बट क्यों? ये मैंने कितना क्वेश्चन टैग पढ़ाते समय कितना ध्यान से आपको बताया था ना कि जब यहाँ पे हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, हैव मेन वर्ब का काम कर, देखो आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस सदियों पहले पढ़ा है, याद दिलाना पड़ता है। आई हैव वर्कड, तो ऊपर वाले सेंटेंस में हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है, हाउस तो नाउन है और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और जब मेन वर्ब का काम करता है ना तो उसका टैग किससे बनता है? डू, डज या डिड से। सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा आई है तो डोंट आई लगाएंगे, पॉजिटिव है टैग नहीं, बट यहाँ तो हैव ऑक्सिलरी है ना, अगर हैव ऑक्सिलरी है तब इसको यूज करना, तो यहाँ तो हैव मेन वर्ब था तो डोंट आई होगा। हाँ हाँ हाँ, बाद में समझाते हो, शुरू में तो रॉन्ग कर देते हो। मॉर्निंग बैच बिगिनर्स के लिए, हाँ स्टार्ट हो गया मॉर्निंग बैच, ग्रामर का बैच। शी इज बेंट टू टेकिंग रिवेंज अगेंस्ट हर अटैकर। बेंट मतलब एक तो बेंट का मतलब झुकना है, एक मतलब वो बेंट हो गई है, मतलब वो अड़ गई है कि वो बदला लेगी। बेंट के साथ ऑन भी आता है, बेंट ऑन, बेंट ऑन का मतलब है एकदम डिटरमिन्ड हो जाना, वो एकदम दृढ़ निश्चय ले लिया उसने। बेंट ऑन भी होता है और बेंट अपॉन भी होता है। सिंस हमारे पास ऑप्शन में ऑन नहीं है तो हम अपॉन से काम चलाएंगे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ गया हो ना तो आप प्रायोरिटी इसको देना, दोनों आ गया। वैसे ऑन अपॉन दोनों होता है। अच्छा बिगनर वाला बोल रहे हो, बस थोड़ा सा हमारे बिगनर वेट करेंगे। ये मैं खत्म कर लूंगी, अभी क्लोज टेस्ट शुरू करूंगी। हाँ बिगनर को बोला था मैंने सुबह, ओहो बस बिगनर थोड़ा सा वेट कर लेंगे। बिगनर इतना टाइमली आ जाएंगे, मैंने तो बोला था कि पहला 30 मिनट नहीं आना है, 1:30 के बाद आना, आप तो जल्दी आ गए हो। अब बस खत्म करती हूँ, उसके बाद क्लोज टेस्ट करूंगी तो हमारे सुबह वाले बच्चे भी आएंगे। आई मेड हिम, मैंने उससे प्रोजेक्ट बनवाया, ना चाहते हुए भी उससे मैंने प्रोजेक्ट बनवाया। और एकदम रट लेना है, ये मेड वर्ड कॉजेटिव वर्ब है, और कॉजेटिव वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है। बेर इन्फिनेटिव मतलब बगैर टू का। द फैक्ट that he can't be able to sing is known only to very few people. ये बात कि वो गाना नहीं गा सकता है, ये बस कम ही लोगों को पता है। कौन से चैप्टर का एरर है? क्या लग रहा है, कौन से चैप्टर का एरर है? मॉडल वर्ब का एरर है। मॉडल वर्ब में जब हम लोग कैन पढ़ रहे थे और कुड पढ़ रहे थे, कैन और कुड क्या बताता है? कैन और कुड एबिलिटी बताता है, ठीक है। जब कैन और कुड ऑलरेडी एबिलिटी बता रहा है तो कैन और कुड वर्ड के साथ एबल वर्ड मत लगाना, केपेबल वर्ड मत लगाना, अनेबल वर्ड मत लगाना। तो यहाँ कैन के साथ अनेबल लगा दिया, गलत। ओके, कुड के साथ भी एबल लगा दिया, गलत गलत। तो बताओ द फैक्ट दैट ही, थर्ड क्यों नहीं होगा? थर्ड क्यों नहीं होगा? फर्स्ट ही आंसर होगा, थर्ड क्यों नहीं होगा? अच्छा थर्ड को मैं फिट करती हूँ, देखो द फैक्ट दैट ही कांट बी लगाती है, बी। तो बी के बाद या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है या तो V3 आता है, बट ये सिंग तो ना आईएनजी है ना V3 है ना, तो नहीं लगेगा। बट यहाँ मैं टू लगा देती हूँ तो टू के साथ तो सिंग फिट हो जाए। इफ ओनली आई हैड नोन अबाउट योर अराइवल, अगर मेरे को आपके आगमन के बारे में पता रहता मैं स्टेशन लेने आता। आपने समुद्र मंथन बैच परचेज किया है ना, कुछ नहीं करना है। कैसे करना है नहीं, आप फर्स्ट क्लास में जाओ, वहां आपको सब पता चलेगा। फर्स्ट क्लास देखना शुरू करो, सब पता चल रहा है। देखो ये वाला रूल तो बहुत आता है एग्जाम में भाई, ये गोल्डन रूल अभी तक मैंने इतना प्रैक्टिस करवाया, सब जगह आ रहा था। ये इफ के साथ ये परफेक्ट है, हैड प्लस V3 परफेक्ट है, तो इसको भी परफेक्ट करना है ना। और पास्ट टेंस में जा रहा था, तो मे तो पास्ट टेंस में नहीं होता ना,
में तो नहीं होता, माइट होना चाहिए था। ये जब पास्ट में जा रहा है तो इसको भी तो पास्ट होना चाहिए, तो ये नहीं हो। और ये देखो, ये भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी नहीं होगा। और वुड नहीं होगा। अगर मैं वुड लगा देती, वुड कम, तो वो जो कम लगा हुआ है ये वुड कम सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है। और ये तो परफेक्ट है। और ये रूल में हमने पढ़ा है, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से होता है, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से होता है। तो आई वुड हैव कम, वुड हैव। चलो इतने ही रहने दो, ठीक है, अब इतने ही रहने दीजिए, फिर और भी आगे करेंगे, क्योंकि अभी मुझे आपको 2 क्लोज टेस्ट PQRS करवाना है, ठीक है। PQRS स्टार्ट करते हैं, चलो। बेसिक लेवल का आ गया। मैंने थोड़ा सा हाई लेवल करवाया था, लेकिन बेसिक लेवल हमने किया भी है इसके पहले। तब तक पानी पी लो, जब तक मैं अपना क्लोज टेस्ट सेलेक्ट करती हूँ। अरे ये क्या सेलेक्ट कर लिया मैंने, क्या करना था मुझे, क्लोज टेस्ट करना था। ये वाला क्लोज टेस्ट मैंने करवा दिया, डिजिटल मार्केटिंग करवा दिया है, ठीक है। फिर मैंने बाउंड्री वाला करवाया था, ओके, बाउंड्री वाल 2 क्लोज टेस्ट मैंने करवा दिया है। तीसरा, हाँ चलो, ये थोड़ा सा इजी लेवल का है। बातचीत बंद करिए, अब शुरू हो जाइए। जो बच्चे हमारे सुबह वाले बैच से आए हैं ना, एकदम टेंशन मत लेना, बस 1 मिनट, बस क्लोज टेस्ट वाली क्लास में हर दिन आ जाना, ओके। धीरे धीरे आपको क्लोज टेस्ट से प्यार हो जाएगा, और फिर आपको सबसे ज्यादा क्लोज टेस्ट बनाने का ही मन होगा। बस क्लास में आते रहना, कुछ समझ में आए चाहे नहीं। पहले क्वेश्चंस कहाँ से दिखा दें, ये पैसेज थोड़ी है कि क्वेश्चन दिखाऊं। थोड़ा इजी लेवल का है। उसका हैंडराइटिंग खराब है, उसी के बारे में बता रहा है वो। बेसिक में भी थोड़ा एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मॉडरेट आएंगे। चलो, क्योंकि देखो बैच में नए बच्चे भी आए हैं ना, बूढ़े वाले लोगों के लिए तो ट्यूसडे और थर्सडे चल ही रहा है, ये भी बूढ़े वाले लोगों के लिए है, बट थोड़ा बेसिक वाले बच्चों का भी ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले आप अपना आंसर बता दो, उसके बाद मैं बताऊंगी। पहला वाला का आंसर बताना। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। खराब हैंडराइटिंग मतलब जो क्या है, इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मतलब है करेक्ट, जिसको हम करेक्ट कर ही नहीं सकते।
कैनॉट बी, जिसका कोई रेमेडी नहीं है, कैनॉट बी करेक्टेड। ठीक है। इनविंसिबल का मतलब है बहुत पावरफुल, जिसको अपने काबू में नहीं कर सकते हो, वेरी पावर। पहले आंसर बता देती हूँ ये, फिर समझाऊंगी। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। ग्रो अप करते हो जैसे जैसे आप बड़े होते हो। थर्ड वाला, थर्ड वाला जोक। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला होल्ड भी बोल रहे हैं, हेल्ड भी बोल रहे हैं। होल्ड को कुछ बच्चे पास सोच रहे हैं, होल्ड पास थोड़ी होता है। फटाफट इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो एक वर्ड होता है ना, इसको थोड़ा समझा देना होगा। सॉरी, ये सब कंफ्यूज मत होना। एक होता है एलिजिबल, जैसे यू आर एलिजिबल टू वोट। एलिजिबल का मतलब होता है आप योग्य हो, आप एंटाइटल्ड हो। जब आप 18 साल के हो जाते हो तो यू आर एंटाइटल्ड, योग्य टू वोट। ओके, किसी चीज के लिए एलिजिबल हो, योग्य हो। और एक होता है लेजिबल। लेजिबल का मतलब है जिसकी हैंडराइटिंग बहुत क्लियर होती है। लेजिबल थिंग्स आर द थिंग्स दैट कैन बी रेड इजिली, कैन बी रेड इजिली, मतलब कोई चीज बहुत क्लियर है, वेरी क्लियर, कैन बी, जिसको आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है। और इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब है जो हैंडराइटिंग क्लियर नहीं हो, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। ओके, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो वही इसने बताया है कि कि मेरी हैंडराइटिंग पढ़ने लायक नहीं थी। ये बोल रहे हैं कि फॉर माई एंटायर चाइल्डहुड आई वॉज लिविंग अंडर द इम्प्रेशन दैट आई हैड इलेजिबल हैंडराइटिंग। उसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं था। मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था ना, तो मुझे पहली बार बोला गया कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, एज आई ग्रो अप, द कंप्लेंट्स अबाउट माई हैंडराइटिंग बढ़ते चले गए। आई स्टिल रिमेंबर, मेरी हैंडराइटिंग को डिस्क्राइब किया जाता था हॉरिबल, टेरिबल, पथेटिक, एंड क्या नहीं, आउट ऑफ सरकाजम। कुछ लोग, फोक्स मतलब कुछ लोग तो मुझे बोलते थे ना मेरी हैंडराइटिंग देखकर कि तुम मेडिकल वाला करियर क्यों नहीं चुनते हो, क्योंकि डॉक्टर की हैंडराइटिंग भी ऐसे ही होती है। कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस किया, और कुछ लोग तो मेरा मजाक उड़ाते थे। तो टू इजी था ये, टू टू के साथ V1 आएगा। ठीक है, कुछ लोग तो मेरा मजाक ही उड़ाते थे, टू जोक। फिर देखो, दैट आई हैव माई ओन स्क्रिप्ट। तुम्हारा तो अलग ही स्क्रिप्ट है, तुम्हारा तो अलग ही राइटिंग है। लेकिन मेरे टीचर्स एंड फैमिली वर वेरी कंसर्न्ड इस चीज को लेके। द वे आई डैश द पेंसिल, जिस तरह से मैं पेंसिल को पकड़ता था ना, वही तो गड़बड़ था। सरकाजम का मतलब है व्यंग करना। ओके। और यहाँ पे देखो, होल्ड को, होल्ड पास्ट नहीं होता है। होल्ड का दी देख के इसको पास्ट मत समझना। होल्ड प्रेजेंट होता है, इसका पास्ट हेल्ड होता है। तो सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है ना। जिस तरह से मैं पेंसिल को होल्ड करता था, आई डिड नॉट, सब पास्ट में जा रहा है, तो हेल्ड कर दो। नेक्स्ट, 4 आया है। 5 कहाँ से आ गया? 4 नंबर का था तो 5 कहाँ से आ गया है? हैंडराइटिंग के लिए दिया है। यूज टू, यहाँ पे यूज टू मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, V1 लगेगा। इसमें भी 2 नंबर आ रहे हैं। अभी तो मैंने इजी इजी से स्टार्ट किया है।
ये तो हाल फिलहाल का लग रहा है पैसेज। कुछ फ्रेज वगैरह है, अगर नहीं आता है तो नोट कर लीजिए। हेडलाइंस, अरे हेडलाइंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आज न्यूज के हेडलाइंस में? हेडलाइन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आज न्यूज़पेपर के हेडलाइन में? मतलब मेन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूज का हेडलाइन बना, सुर्खियां, हाँ सुर्खियां बनाओ, सुर्खियों में है। शीर्षक तो टाइटल को बोलते हैं। चलो पहला वाला का आंसर दीजिए। पहला वाला का आंसर दीजिए। पहला वाला का आंसर हम स्टूडेंट स्पीड में दे रहे हैं। और दूसरे वाले का, भाई नए वाले बच्चे दुखी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे बूढ़े बच्चे भी बैठे हुए हैं जिसका आंसर तेजी से आ रहा है, आप लोग टेंशन मत लें। फॉर मेकिंग द हेडलाइंस, हेडलाइंस को मेक करते हैं, हेडलाइंस बनाने के लिए सुर्खियां बना रहा है, सुर्खियों में आ रहा है। तीसरा, ये DRA कर रहे हैं, ये DRO। ड्राउट का मतलब है सूखा, बैंगलोर में पानी की कमी हो गई थी, किल्लत हो गई थी, सूखा। और लास्ट वाला, जैसे मैं बोलूँ कि देखो स्टूडेंट्स अभी बहुत पढ़ना है, आपका एग्जाम बहुत पास है, जैसे जैसे गर्मी नजदीक आ रही है, मतलब गर्मी अभी आ रहा है, जैसे जैसे गर्मी नजदीक आ रहा है, हाँ तो अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर का मतलब है बहुत नजदीक, योर एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, आपका एग्जाम बहुत करीब है। ओके, बहुत पास है, बहुत करीब है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ तो आज इजी था, बूढ़े वाले बच्चों के लिए तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। बेंगलुरु इज ऑलवेज ऑफन सेलिब्रेटेड, यहाँ देखो सेलिब्रेट का दो मतलब होता है। एक सेलिब्रेट का मतलब होता है कोई भी चीज, फेस्टिवल वगैरह, कोई भी त्योहार वगैरह मनाना। और एक जैसे मैंने बोला, ही इज अ सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटी। एक सेलिब्रेटेड का मतलब होता है ना फेमस, फेमस, वो एक सेलिब्रेटेड ग्रामेरियन है, ये वो एक सेलिब्रेटेड सिंगर है, फेमस है। तो यहाँ सेलिब्रेटेड का मतलब फेमस हो गया। बेंगलुरु जो कि फेमस फॉर, ठीक है, सेलिब्रेटेड फॉर या फेमस फॉर, बेंगलुरु इज फेमस फॉर बीइंग अ गार्डन सिटी, IT कैपिटल ऑफ द कंट्री एंड इट्स प्लेजेंट वेदर हैज बीन। और ये एक फ्रेज है, यू डोंट आस्क ऑन हेडलाइंस, जो सुर्खियां बना रहा, यू मेक हेडलाइंस, ये इसने न्यूज़पेपर का हेडलाइन बना दिया है, हेडलाइन बना दिया, यू मेक हेडलाइंस। ओके, जो अभी हेडलाइंस में है दिस ईयर, क्यों बेंगलुरु सुर्खियों में है? क्योंकि वहां पे वाटर संकट है, फॉलोइंग द डैश ऑफ, वाटर संकट किस वजह से आया है? सूखा पड़ गया है बेंगलुरु का, अंडरग्राउंड वाटर। तो ये जो ड्राउट होता है ना, ये ड्राउट से एक गेम है, ये जो चेस वाला गेम होता है ना, बॉक्स बॉक्स वाला, जैसे चेस का गेम होता है ड्रेक्स एंड ड्राउट्स वाला, ये एक गेम है, तो ये तो होगा। और ड्रेनेज का नहीं है, ड्रेनेज की वजह से थोड़ी वाटर संकट आया। ड्राउट, ड्राउट का मतलब होता है सूखा। एक वर्ड होता है फेमाइन, फेमाइन का मतलब है अकाल। अकाल में क्या होता है? अकाल पड़ता है तो अनाजों की कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। पहले तो सूखा पड़ता है। ओके, और ये देखो, ये वाला लिख लो, एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर। अगर आपको किसी को बोलना है अरे तुम्हारा एग्जाम तो बहुत पास है, योर एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, बहुत नजदीक है। फोर्थ का बी क्यों नहीं होगा?
तो फोर्थ में मैंने मतलब फोर्थ में क्या टिक किया था, बी ही होगा ना, गलत टिक कर दिया था क्या मैंने, गलत टिक कर दिया था, अलोंग द कॉर्नर नहीं होगा, अराउंड द कॉर्नर। ओके सही है, अच्छा सी होगा, हाँ अगर मैंने गलत टिक कर दिया होगा ना। ओके और ड्राउट वर्ड नहीं होता है, ये जो गेम का नाम है ना, ये एस के साथ ही बना हुआ है, ठीक है, तो ये ड्राउट करना नहीं, ये वर्ड अराउंड द कॉर्नर, एट द कॉर्नर नहीं होगा, एट द कॉर्नर का मतलब है ना कोई चीज, अच्छा ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, अगर मैंने गलत टिक कर दिया था ना तो आप लिख लीजिए, एट द कॉर्नर कब होता है ना, जैसे कोई भी चीज कोने में रखा हुआ है, ओके दिस इज लाइंग एट द कॉर्नर, मतलब ये चीज कोने पे पड़ा हुआ है, तो वो तो उसका शाब्दिक अर्थ हो गया, बट यहाँ पे आपका समर कोने पे पड़ा हुआ नहीं है, यहाँ समर बहुत करीब है, तो ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत पास है। ओके एट द कॉर्नर भी होता है, बट कोई चीज कोने में रखा हुआ है उसके लिए, कोई प्लेस वगैरह बता रहा है, बट समर कोई सामान थोड़ी है, जो समर गर्मी का सीजन किसी कोने में पड़ा हुआ। ठीक है, अब मैं आपको PQRS पे चलती हूँ, उसके बाद मुझे लग रहा है ना कि हमारे पास टाइम बचेगा, हम फिलअप्स भी कर सकते हैं। फिलअप्स का भी टाइम बच जाएगा। ये वाला मैंने टारगेटेड वाला करवा दिया था, 5-6 तो करवा ही दिया होगा, 5 5th भी हो गया है, सेफ्रे ने झंडा वाला भी कर लिया था, ये वाला भी पीच ट्री वाला भी कर लिया था ना, पीच ट्री तक किया था, 7 किया था। नेक्स्ट कुछ अलग अलग टाइप का आंसर आ रहा है, अलग अलग टाइप का आंसर आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एड दिख रहा है, एड, एड का मतलब होता है हेल्प, ठीक है, सब्सटैंशियल एड, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं कर देना, देख लेना, रिसीव आउटसाइड एड, अब देखो यहाँ भी हेल्प है और यहाँ भी हेल्प है, अब आपको देखना है कि बी के बाद ए आएगा या ए के बाद बी आएगा। अब मुझे बताओ ए के बाद बी आएगा या बी के बाद ए आएगा, इससे क्या होगा कि हमारे 2 ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे 2 ऑप्शन, मेनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज इन वन वे और द अदर, नो मैटर वेदर दे रिसीव सब्सटैंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट। ये बोल रहे बहुत सारे कंट्रीज ग्रोथ होगा अगर उसको बाहरी हेल्प मिले या ना मिले, लेकिन अगर बाहरी हेल्प मिल जाता है तो चीजें आसान हो जाएगी, तो बी के बाद ए होगा ना,
बी के बाद ए होगा, वेरी गुड, बी के बाद ए होगा। चाहे हेल्प मिले या ना मिले वो तो ग्रो करेगा ही, लेकिन अगर मच मोर लाइकली, मोर अगर हेल्प मिल जाता है तो चीजें आसान हो जाएगी। तो बी के बाद ए होगा, और यहाँ है ए के बाद बी, और यहाँ है, कहाँ गया, ए के बाद बी, दो हट गया। अब देख लो, इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्या, बी के बाद ही डी आएगा, और यहाँ भी बी के बाद ही डी है, तो ये तो आप सी और ए में देख लो कौन सा होगा, पहले क्या होगा। ए के बाद, हाँ बी के बाद डी बोला है, मेनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये हो रहा है, द कैरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट इज हाउएवर, ये बाय सब्सटैंशियल एड आई मीन नॉट ओनली पहला अरे पहला वाला होगा ना, ए के बाद सी होगा ना, ए के बाद ही सी होगा। ओके, सब्सटैंशियल एड मिल, पहले तो बोल रहे ये, फिर बी के बाद डी, फिर बोल रहे द, अगर बी के तुरंत बाद ना, याद रखना है कि बी के तुरंत बाद ए होगा, बी के तुरंत बाद ए होगा, कि उन्हें एड मिले या ना मिले, लेकिन अगर मिल जाता है तो चीजें बी के तुरंत बाद ए होगा। और यहाँ बी और ए में बहुत दूर कर दिया है, बी और ए बहुत दूर कर दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे डाल देंगे बी डी ए सी। ओके, डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ अमाउंट्स ऑफ एड अवेलेबल। ओके, और दूसरा है कि डी के तुरंत बाद ही ए होगा। एड में, एड में किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, किसी भी हाल में ना आप, मतलब ऐसे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी जब आप लेंदी सेंटेंस देखोगे ना, तो ऐसे चुनने की कोशिश करोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। किसी हाल में पहले हमें अपने दो ऑप्शन को हटाना है, हमें अपने दो ऑप्शन को किसी हाल में हटाना है। मेरे को इस ऑप्शन में बहुत अच्छा, हाँ ये देखो, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है डी और बी, डी और बी, ठीक है, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है डी और बी, यहाँ भी डी और बी, थोड़ा सा दूर ही है बट डी और बी, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे मेरे को बी डी दिख रहा है, तो मेरा ध्यान इस पे जाएगा, मेरा ध्यान इस पे जाएगा, और मैं दोनों को देखूंगी। इट्स वेरी लाइकली, मतलब लाइकली मतलब पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे यंगस्टर्स है वो अपने एल्डर से एडवाइस मांगते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने बड़ों से एडवाइस मांगते हैं, ठीक है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में इवन द एल्डर्स आर इन मोस्ट लाइकलीहुड एक्सपेक्टेड टू गिव देयर एडवाइस। पहले तो यंग बच्चा अपने एल्डर से एडवाइस मांगेगा ना, और जब एडवाइस मांगेगा तो हम अपने बड़ों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको एडवाइस दे, तो बी के बाद ही डी होगा ना, बी के बाद ही डी होगा। पहले तो आप अपने बड़ों से एडवाइस मांगोगे तभी तो ये देगा, और सब जगह डी के बाद बी, डी के बाद बी, डी के बाद बी है, तो यहाँ बी के बाद, बी के बाद डी है, तो रॉन्ग हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ सीखने आए, ठीक है, यहाँ पे जितना रॉन्ग है कर सकते हो। देखो इट्स वेरी लाइकली, यहाँ इट को इनडेफिनेट प्रोनाउन बनाया है। अब ये मत सोचना ना, देखो सबसे पहले इट्स बिकॉज, यहाँ पे कारण बताया जा रहा है, सेंटेंस की शुरुआत में ही कारण थोड़ी बताएंगे, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी ये अपने प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर बोस्ट करते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं, तो ये किसी चीज का कारण बता रहे हैं। हम किसी चीज का कारण तब बताएंगे ना जब कुछ पहले हुआ हो, तो ए तो हट ही गया, ये तो हट ही गया। इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट मतलब ठीक इसी तरह से बड़ों को भी अपने बच्चों को एडवाइस देना चाहिए, ठीक इसी तरह से हम तब बोलते हैं जब पहले कुछ बोल चुके हैं, तो डी भी ऑप्शन में नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब सी में देखो, एम्फोसाइजिंग अपॉन द टाइम्स दैट प्रिवेल्ड द यूथ वेरी मच गेट देयर क्वेरीज आंसर्ड सिस्टमैटिकली। अब आपका सी है और बी में से स्टार्ट होगा, तो ये बोल रहे हैं ना कि यूथ को भी अपने क्वेरीज का आंसर मिल जाता है,
किससे किससे बड़ों से मिल जाता है, तो आंसर यही होगा। यहाँ पे बोल रहे देखो, बच्चे अपने बड़ों से एडवाइस मांगते हैं और बड़ों की भी ड्यूटी है कि वो बच्चों को एडवाइस दे। ओके, और ठीक इसी तरह के बच्चों को एडवाइस मिल जाता है और उनके सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। ओके, और लास्ट में ये हो जाएगा। ओके, हम इट से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मैंने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर अगर इट इनडेफिनेट प्रोनाउन का काम कर रहा है, इम्पर्सनल सॉरी इट इम्पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो हम इट से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अरे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये धीरे धीरे आपका हो जाएगा, आप लोग टेंशन क्यों लेते हो। इट से सेंटेंस शुरू हो सकता है अगर इट इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, जैसे इट ऐसा रहता है ना, इट किल्ड द कैट, ये तो बताया अभी, इट किल्ड द कैट, इट ने कैट को मार डाला। ये इट कोई जानवर वगैरह हो गया तो इससे नहीं शुरू होगा, बट मैंने लिखा होता है इट इज आई हु डिड द वर्क, ये मैं ही हूं जिसने इस काम को किया, तो हो सकता है। नेक्स्ट, वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस, मतलब देखो आराम से लो अपना टाइम। इट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज। फर्स्ट, अच्छा, इवन ड्यूरिंग पिलग्रिमेज का मतलब है तीर्थ यात्रा। इवन तीर्थ यात्रा के दौरान भी ना हम हमारा हार्ट, हम वही करते हैं जिससे हमारा हार्ट हैप्पी हो, जिससे कंफर्ट हो बॉडी को और पीस हो। इट इज एज इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशंस विल फुलफिल आवर नीड्स, ऐसा ऐसा टाइप से। वी देखो ऑप्शंस को छांटते हैं, ऑप्शन को छांटते हैं। ठीक है, ऑप्शंस को कैसे कैसे छांटना है। सबसे पहले आप थोड़ा सा देखो, यहाँ पे पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा और वो सब की बात की जा रही है, और यहाँ पे एक्सटर्नल मतलब बाहरी सोल्यूशन जो हमारी नीड्स और वो सब की पूर्ति करे। मेरे को बताओ कि या आपको बी और डी छांटने में दिक्कत हो रही है? बी और डी में कुछ लग रहा है? बी और डी में से कौन पहले होगा? पहले बी होगा या डी होगा या डी और बी होगा? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हार्ट को शांति और वो सबसे रिलेटेड बात हो रही है। मतलब क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? इवन ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा में भी ना हम अपने कंफर्ट और वो सब को देखते हैं। ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल सोल्यूशन हमारे नीड्स की पूर्ति करेगा। बी के बाद ही डी होगा, बी के बाद ही डी होगा। ठीक है, अगर ऐसा किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, बता रही हूँ, बी के बाद ही डी होगा। ओके, और यहाँ डी के बाद बी और यहाँ भी डी के बाद बी। चलो अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा तो हम दूसरा पहलू लेते हैं कि पहले सी होगा या ए होगा। ओके, सी होगा या ए होगा। यहाँ पे है सी ए और यहाँ पे है ए सी। ठीक है, हाँ इसी दोनों में से है, तो पहले देख लो। देखो पहले क्या, आवर माइंड इज रिसोर्सफुल, हमारा माइंड बहुत ज्यादा तेज होता है, रिसोर्सफुल होता है शॉर्टकट्स बनाने में। सिंपल और इजी तरीके से हमारा दिमाग बहुत रिसोर्सफुल होता है, हम अपना इजी शॉर्टकट्स बना लेते हैं।
और हम अपने माइंड के द्वारा, हमारा माइंड बहुत रिसोर्सफुल होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, हम शॉर्टकट्स बना लेते हैं और वी ऑफन मेक ऑल द थिंग्स अराउंड अस। हमारा माइंड इतना अच्छा होता है ना कि हम शॉर्टकट्स बना लेते हैं और चीजों को अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, हम जो चाहते हैं वही कर लेते हैं। तो सी के बाद ही ए हो, ए के बाद सी नहीं हो, ठीक है, सी के बाद ही ए होगा। देखो कितना आप ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है, अगर मैंने तो आपको बी डी देख लिया, अगर आपको लग रहा है ना, उसीलिए सारा खेल ऑप्शंस पे जाइए। हमारा माइंड बहुत तेज होता है, हम चीजों को अपने अकॉर्डिंग बना लेते, सी के बाद ए होगा। और यहाँ पे देख रहे थे ए के बाद सी गलत, ए के बाद सी गलत, ए के बाद सी गलत, ये होगा, ये हो गया। हमें बी डी और 2 ऑप्शन छांटने की जरूरत ही नहीं थी, हम सी और ए देख के ना हम अपना आराम से तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। ये तो मेरे को बड़ा इजी लग रहा है। देखो मैं तो आपको एक ट्रिक्स बता रही हूँ ना, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कुछ भी अपनाओ, बट आपका क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। पहला वाला ए तो ए तो खैर हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, अरे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। शी डी भी नहीं होगा ना, शी ये शी लगा है, शी किसी लड़की के लिए है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन से तो वाक्य शुरू होगा ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ये शी किसके लिए लगा है, इस यंग गर्ल के लिए, एक यंग गर्ल है, गर्ल की कहानी है और गर्ल नाउन है, उसके लिए शी लगा है, इसका मतलब है बी से ही शुरू होगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी से ही शुरू होगा, एक ही हटा, ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी में लिया है। द स्ट्रेन चाइल्ड, एक स्टोरी है एक यंग गर्ल की, who believes she is the only one on the planet, जिसको लगता है कि वो प्लैनेट में इकलौती वही इंसान है। और उसके बाद देखो, उसके बाद देखो क्या हो उसको लगता है कि इस प्लैनेट में वही अकेली है, और हर पेरेंट्स, उसको लगता है कि वही अकेली है, उसके पेरेंट्स तो हवा में वैनिश हो गए, एक दिन उसके पेरेंट्स हवा में वैनिश हो गए, ओके। उसके बाद पूरे वर्ल्ड वो ट्रैवल करती है, बिकॉज उसको रहना रहता है ये डेजर्ट में, और उसको, हाँ बी के बाद तुरंत बाद सी आएगा, ठीक है। फिर उसको पता ही नहीं होता, बट उसको पता नहीं होता है कि उसके अंकल और आंट उसका इंतजार कर रहे हैं, तो लास्ट वाला ये बी सी डी, इजी है ना। डी क्यों नहीं होगा, डी में बोला है ना कि पहले तो बताएंगे ना, उसको लगता है कि वो अकेली है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, ये लिंक हो रहा है ना। फिर वो ट्रैवल करती है, उसको पता ही नहीं होता कि लास्ट वाला ये होगा, लास्ट वाला ये होगा। पेरेंट्स के बारे में लास्ट में थोड़ी बताएंगे, उसको लगता है कि उसके पेरेंट वो अकेली है, उसके साथ उसके पेरेंट्स भी नहीं है, वो हवा में वैनिश हो गए, लास्ट में सी नहीं रखेंगे, ओके। नेक्स्ट वाला, टाइम देना है, कुछ बच्चों को लग रहा है कि मैम टाइम नहीं दे रही। देखो वैसे तो ए और बी ऑप्शन में तो है ही नहीं हमारे, लेकिन ऐसा भी अगर ए से ऑप्शन होता ना तो वो भी नहीं होता। द
2 कंट्रीज में किसकी बात हो रही है? इंडिया और पाकिस्तान की। तो पहला वाला तो ए हो भी नहीं सकता है, और ये हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, और बी भी नहीं हो सकता है। फर्दर मोर मतलब इसके अलावा, हम इसके अलावा तब बोलते हैं ना जब पहले कुछ और बोल चुके होते, तो ए और बी तो वैसे ऑप्शन में भी नहीं है। अब देखो, द एंगेजमेंट्स वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर द इंडियन आर्मी। ये जो एंगेजमेंट्स था ना, किसके बीच में जो एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट का मतलब वो मत समझ लेना शादी वाला एंगेजमेंट, मतलब 2 लोग जब इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज में उसको भी एंगेजमेंट बोलते हैं। तो एंगेजमेंट्स इंडिया पाकिस्तान के बारे में बता रहा है, तो डी से तो शुरू ही नहीं होगा, तो ये तो हट गया। अब देखो, इन फरवरी 1999, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात है, ड्यूरिंग द विंटर इन्वेजन इंडिया और पाकिस्तान ने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया, जो शांति वाला डिक्लेरेशन था, इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया। उसके बाद देखो, और साइन करने के बाद उनके बीच का एंगेजमेंट्स बहुत चैलेंजिंग हो गया इंडियन आर्मी के लिए। मतलब एक तो आप अभी पीस साइन कर रहे हो, और रॉकी टेरेन का मतलब है जो रॉकी एरिया था, रॉकी एरिया जो माउंटेन का था जहाँ कारगिल वॉर हुआ था, उसके लिए। तो ये तो होगा नहीं, सी के बाद डी नहीं होगा। ये बोल रहे हैं ना कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो संधि और डिक्लेरेशन के बीच में जो संधि हुई थी, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, ओके, कुछ ही मंथ बाद दोनों कंट्री के बीच में, दोनों कंट्री मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर छिड़ गया। ओके, और सीए फिर वो बता रहे फर्दर मोर, उसके बाद नंबर ऑफ वायलेंट वॉर्स भी हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और इतना एक्सट्रीमली था, आर्मी के लिए लड़ना है। बी होगा ना, सीए कहाँ चलो, हाँ सीए बी डी। दिखती हूँ, 15 तक कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। ओके, जो लोग बिगनर्स है धीरे धीरे इंप्रूव होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, एक दिन में नहीं होता है। ऑप्शन को ऐसे कैसे करेंगे? द मैन ऑन द काउंटर शोड। देखो, जो मैन काउंटर पे बैठा था ना, उसको एक लिटिल बॉक्स दिखाया, लिटिल सा बॉक्स दिखाया, और एज द बॉक्स वॉज टू एक्सपेंसिव, पहले तो वो बॉक्स दिखाएगा ना जिसमें क्रीम वगैरह था, क्रीम वाला बॉक्स दिखाया। चूंकि वो बॉक्स बहुत एक्सपेंसिव था ना, तो उसने शॉपकीपर को बोला कि रखो, बाद में लूंगी। तो बी के बाद ही सी होगा। ओके, पहले तो बॉक्स दिखाया एज द बॉक्स, कौन वाला बॉक्स? ये क्रीम वाला बॉक्स, तो बी के बाद ही सी आएगा। चलो, यहाँ भी बी के बाद सी है, और यहाँ भी ठीक है, बी से सी बहुत दूर है, बट है ना बी के बाद सी, यहाँ भी बी के बाद सी है, बट यहाँ सी के बाद बी है, तो ये तो आंसर होगा। आंसर तो होगा नहीं। अब हाँ, मेरे देखो, आपने बना लिया तो अच्छी बात है, बट मेरे को तो समझाना है। अब देखो, पहले पहले हम क्या करेंगे ना, कभी कभी हम किसी नाउन से स्टार्ट ना करके प्रोनाउन से ही स्टार्ट कर दिया। शी वेंट इनसाइड अ लिटिल शॉप, वो एक छोटे से शॉप में जाती है, ठीक है। और दिस वाज द यूजुअल शॉप जहाँ पे शॉपकीपर वाज रिडिक्यूलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर, किसी शॉप, तो डी से ही स्टार्ट होगा। वो पहले एक शॉप में जाती है, ओके, पहले तो शॉप में जाएगी ना, ओके, और शॉपमैन इंटरेस्टेड होगा उसको सामान बेचने में, फिर शॉपमैन उसको कुछ दिखाएगा, फिर उसको वो महंगा लगेगा, पहले तो शॉप में जाएगी, तो डी से ही होगा ना, डी से ही होगा। पहले तो वो शॉप में जाती है,
ठीक है। उसके बाद मैन काउंटर पे उसको एक बॉक्स दिखाता है, ठीक है। और शॉपमैन वाज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग क्रीमी बॉक्स, को बेचने में बड़ा इंटरेस्टेड था, क्रीम वाला। बी के बाद ही ए होगा, ओके, बी के बाद ए होगा, और वैसे भी ए के बाद बी होगा नहीं। ये जो क्रीमी बॉक्स मतलब ये क्रीम वाला बॉक्स, बी के बाद ही ए हो, तो यही है। पहले शॉप में जाएगी ना, तब उसको सारा चीज दिखाया जाए। 15 तक कर ले। ये तो ठीक लग रहा है, इजी। ये तो बना लोगे आप लोग। मेनी कंपनीज यूज इट, बी तो ऑप्शन में है ही नहीं। बहुत सारे कंपनीज इसको यूज करते हैं। इसको मतलब किसको, ये तो पहला होगा नहीं, और वैसे भी ऑप्शन में है नहीं। अब हमारे ऑप्शन में ए सी डी है। पहले देख लो कि क्या होगा। ग्राफोलॉजी हमें इस चीज के बारे में बताता है, और फिर ग्राफोलॉजी कब स्टार्ट हुआ। अब बताओ कि ए और डी में कौन सा पहले होगा। ए और डी में ना, देखो पहले हम क्या बोलते हैं ना, पहले हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ग्राफोलॉजी कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। ग्राफोलॉजी 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, और फिर बताएंगे कि ग्राफोलॉजी होता क्या है, और ये पहले तो बताएंगे कि वो स्टार्ट कब हुआ, कोई भी चीज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, फिर बताएंगे इसमें कौन कौन से लीडर्स थे, फिर बताएंगे कि इसके कौन से उद्देश्य से स्टार्ट हुआ, ये क्या करता है। तो पहले हम डी से ही स्टार्ट करें, डी से ही स्टार्ट होगा। ग्राफोलॉजी स्टार्ट हुआ है इसमें, फिर बताता है डिस्पाइट पब्लिक स्केप्टिज्म, पब्लिक ने बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं किया, बट फिर भी ग्राफोलॉजी का हिडन रोल था ब्रिटिश मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर वो क्या करता है, मेनी कंपनीज इसको यूज करता है एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट और एनालिसिस के लिए। और ग्राफोलॉजी और ये अब लास्ट वाला, चलो टाइम भी हो गया, मुझे लगा था कि हो जाएगा जब। क्या है, प्लीज रिजॉल्व द इशू एज सून एज पॉसिबल, और थैंक्स भी बोल दिया। आपका इशू क्या है। अभी टीम को ना कुछ भी दिक्कत, अभी मैं बात करती हूँ कि क्यों डार्क और वो सब आ रहा था, अभी मैं बात करती हूँ। ये रतन और मोती थे ना, ये दोनों निकम्मे थे, वह काम नहीं करते थे, इनकी वाइफ काम करती थी। कभी कभी ऐसा वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में परेशान करता है। बी से स्टार्ट नहीं होगा ना। देयर वाइव्स का मतलब है किसकी वाइफ, रतन और मोती की वाइफ, तो बी से तो स्टार्ट नहीं। रतन और मोती की वाइफ्स वुड लुक, और दूसरा सबसे पहले बताएंगे ना, पहले तो आप रतन और मोती के कहाँ चला गया, हाँ। पहले तो आप रतन और मोती के बारे में बताओगे ना। रतन और मोती दोनों निकम्मे थे, और रतन और मोती की वाइफ काम करती थी, तो पहले तो इनके बारे में बताओगे, तो ए से ही शुरू होगा, ए से ही शुरू हो, ठीक है। ए से शुरू होगा। रतन और मोती के आइडलर्स थे, और ये काम नहीं करते थे,
आपके ए के बाद बी भी, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको ए के बाद बी भी लगेगा। ओके, रतन और मोती दोनों निकम्मे थे और उनकी वाइफ ने घर में ही ऑर्डर और इंडस्ट्री कर दिया। और ये भी हो सकता है, ए के बाद एग्जामिनेशन में ये भी लग सकता है, रतन और मोती की वाइफ काम करते थे, फैमिली का ब्रेड अर्न वही करते थे। ए के बाद आपको सी भी लग सकता है एग्जाम में, लग सकता है, दोनों लग सकता है। अब देख लो क्या होगा, दोनों लग सकता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर मैं करूँगी ना, रतन और मोती की वाइफ, रतन और मोती निकम्मे थे, उनकी वाइफ काम करते थे, या उनकी वाइफ ने घर में इंडस्ट्री एंड वो सब वाला लिया है। अब आपको देखो, अब आपको क्या करना है ना, जब लगने लगे कि दोनों होगा, ए के बाद सी यहाँ बी, ए के बाद सी यहाँ बी, बी डी यहाँ बी, तो देखो लास्ट ऑप्शन क्या, लास्ट ऑप्शन से भी जा सकते, लास्ट ऑप्शन से आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, लास्ट ऑप्शन डी होगा। इस चीज ने लेजियर मतलब उनको और भी निकम्मा कर दिया, ये वाला आंसर होगा। देखो रतन और मोती निकम्मे थे, उनकी वाइफ्स कड़ी मेहनत बेचारी करती थी रोजी रोटी के लिए। ओके, और कड़ी मेहनत करती थी, कड़ी मेहनत के लिए उन लोगों ने ब्रेड अर्न करने के लिए, रोजी रोटी के लिए क्या किया, वाइफ ने घर में इंडस्ट्री एंड ऑल, ऑर्डर एंड इंडस्ट्री घर में कर लिया, और इस वजह से ये तो और भी निकम्मे हो गए, पहले ही निकम्मे, तो लास्ट वाला डी हो। कभी कभी ऐसे वाले सेंटेंसेस परेशान करते हैं लग रहा है ना बहुत इजी। तो जब भी मुझे ऐसा सेंटेंस मिल जाता है ना, मैं उसको पिक करके ले आती हूँ कि देखने में इजी लग रहा है बट रॉन्ग हो सकता है। चलो भाई, आज हमने कितना 8 सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाया ना, कितना करेक्ट हुआ है? 8 में 8 आया है साबिर का। ओके, वैभव has got 7। जो हमारे सुबह वाले बच्चे हैं, बिगिनर्स हैं, जिन्होंने एसएससी की दुनिया में भी नया नया कदम डाला है, इनको मैंने आज बुलाया था बैच में कि कम से कम आप लोग आके देखो कि क्या क्या ट्रिक्स अपनाया जाता है क्लोज टेस्ट PQRS में। ओके, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि टाइम नहीं है ना, अक्टूबर में आपका, सितंबर लास्ट अक्टूबर में एग्जाम है, तो अभी से बैठोगे क्लियर हो जाए। कल मिलते हैं। कल का मेन्यू में रहेगा फिल ऑफ द ब्लैंक्स, वो क्या अब देखती हूँ, फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशंस। अभी नहीं बनेगा, शुरू शुरू में नहीं बनता है, जो बिगिनर्स है उनको बोल रही हूँ। जीरो आ गया है, कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स का मेरे जीरो आता है, वही बच्चा 10 भी लेके आता है। मैं डार्क स्क्रीन वाला देखती हूँ, नॉट टू वरी।